स्टूडेंट्स, होप सो आप फिर से कोविड-19 के महामारी के दौरान आप सब सही होंगे एंड आई प्रे टू गॉड आप अपनी फैमिली के साथ सब सही रहें। ओके, सो कल हमने जो पढ़ा था बेटा, जो हमने इंट्रोडक्शन टॉपिक थे बेसिकली, तो जो कल मैंने आपको जो टॉपिक्स करवाए थे आपको याद होंगे, जो मैंने आपको कल हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज पढ़ा था, फिर मैंने आपको ई बाई एम इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज बाय मास का वैल्यू निकालने सिखाया था। तो अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही होगी तो घबराने की कोई बात नहीं है इसमें। ई बाई एम जस्ट मैंने आपको बताना निकालना सिखाया है कि एक्चुअली ये आता किस तरीके से। अगर आपको सिर्फ वो लास्ट का टर्मिनोलॉजी, मतलब जो मैंने 1.76 10 to 11 कूलम पर केजी जो मैंने वैल्यू निकाली थी वो आपको याद रखनी है। वो बस मैंने आपको आइडिया दिया है कि वो आता कहाँ से है। तो घबराने की आपको बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं कि सर आप बोलोगे सर फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है सर। तो मैंने आपको पहले भी ये बात बोली थी कि आपको सिर्फ टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। आई रिपीट अगेन, सिर्फ याद रखनी है। ओके, समझना नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिजिक्स में जब पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मेरा मुद्दा क्या था कि ई बाई एम की वैल्यू आखिर आई कैसे। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा एक्सपेरिमेंट जो आया था, अभी तक हमने क्या निकालना सीखा था, थॉमसन ने जो बताया था कैथोड एक्सपेरिमेंट से ई बाई एम की वैल्यू। ठीक है, अब बच्चों बेटा ध्यान से समझो कि जो इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था कि ये जो ई बाई एम की वैल्यू है फर्दर एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था हमारा वो था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ये हमारा नेक्स्ट था। अब इस ऑयल ड्रॉप में था क्या बेटे, बच्चों ध्यान से समझो। ठीक है, इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में मिलिकन ने क्या किया था, मिलिकन ने एग्जैक्ट चार्ज की वैल्यू बताई थी कि किसी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। ओके, तो दिस एक्सपेरिमेंट किस लिए था बेटा, हाँ, टू कैलकुलेट एग्जैक्ट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एग्जैक्टली इसका मोटो क्या था कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इस तरीके से हमने मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था मिलिकन ने। फिर से मैं समझाऊंगा, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी आपको 11th के आएंगे फिजिक्स की। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है इस चीज का, आपको सिर्फ समझना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे कैथोड में मैंने फील्ड इंटेंसिटी, वो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो मैंने आपको बताया था कि किसी चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है PQV। अब किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फॉर्मूला होता है, जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है Q होता है, वो सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजी फिलहाल के लिए याद रखनी है। तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आए तो कोई घबराने वाली बातचीत नहीं है, क्योंकि इनसे IIT JEE में क्वेश्चन आते तो है नहीं, बट मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। ठीक है, फिर से रिपीट करो प्यारे बच्चों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है बेटा, अब इधर देखो बेटा ध्यान से, ये एक्सपेरिमेंट था किस तरीके से। उसने क्या किया कि यहाँ पे पहले उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया और इस तरीके से यहाँ पे एक गैप रखा यहाँ पे, और यहाँ से उसने क्या किया, और यहाँ से जो कनेक्टेड था इधर से उसने पॉजिटिव प्लेट रखा, इधर से नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे एक ऑयल ड्रॉपर था। ठीक है, यहाँ पे उसने ऑयल रखा, क्या रखा, ऑयल, और इसके अंदर कोई गैस है जिसका प्रेशर बहुत कम है। ठीक है, मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ कि एक्चुअली था क्या बहुत। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे, अब समझो बात को, यहाँ से एक्सरेज पास की जाती है, क्या पास की जाती है पहले बच्चों, एक्सरेज। एक्सरेज क्यों, तो कल मैंने आपको बताया था एक्सरे यहाँ पे इसलिए यूज किया था, एक्सरेज आर यूज टू आयनाइज द गैस। ठीक है, एक्सरे क्यों यूज किया उसने, ताकि जो यहाँ पे गैस होंगी उसको आयनाइज कर सके। आयनाइज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उस गैस के ऊपर आ सके। बात समझिएगा थोड़ा ध्यान से बच्चों, यहाँ पे जो भी गैस होगा अगर चार्ज होगा तो जैसे ही ऑयल यहाँ से गया होगा, ठीक है, जैसे ही ऑयल यहाँ से गया होगा तो इस जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ से ऑयल उसने भेजा, बहुत टाइनी मॉलिक्यूल, बहुत छोटा, एकदम स्फेरिकल समझ लीजिए आप, इस तरीके से उसने बनाया था कि ऑयल का जो एक एक जो मॉलिक्यूल था बेटा वो कैसा था, स्फेरिकल जैसा था।
ठीक है, अब हुआ प्यारे बच्चों इस तरीके से। अब यहाँ पे दो केसेस आते हैं, बट इस चीज को समझाने से पहले एक बात और याद रखना, जब यहाँ पे आया तो क्योंकि गैस आयनाइज हुई तो इस वजह से यहाँ पे चार्ज क्यू आया, एक स्फीयर पे चार्ज क्या आया, क्यू आया। ठीक है, अब इसको मैं और डिटेल में समझाऊं उससे पहले मैं आपको छोटा सा पॉइंट समझाना चाहता हूँ। जैसे सपोज करो बच्चों, अगर मैं इसको यहाँ पे समझाता हूँ कि सपोज करो ये हनी है, क्या है, हनी। एक मैंने पॉट लिया हनी का, ठीक है बेटा, उसमें मैंने एक बॉल डाला, छोटा सा बॉल डाला, थोड़ा भारी बॉल था, ठीक है, बट क्योंकि आपको पता है कि हनी क्या है, एक विस्कस लिक्विड है, क्या है, विस्कस लिक्विड। तो हनी जैसे ही बॉल यहाँ पे आएगा तो कुछ समय के बाद वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जाने लगेगा, क्या जाने लगेगा, और जस्ट आप इमेजिन करो एक पानी का पॉट है, आपने उसमें बॉल डाल दिया, तो थोड़े जैसे वो घुसेगा तब तो स्पीड उसकी थोड़ी ज्यादा या कम जैसे भी रहेगी, बट कुछ समय के बाद वो धीरे 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 एट द एंड ऑफ टाइम कांस्टेंट वेलोसिटी जाएगी। उसके एक रीजन क्या होता है, क्योंकि हनी एक बहुत क्या है, हाईली विस्कस लिक्विड है, तो इस वजह से इस बॉल का वेट तो यहाँ पे mg का फोर्स तो नीचे लगेगा और ऊपर क्या लगेगा, विस्कस फोर्स लगता है। क्या लगता है बेटा, ये विस्कस फोर्स लगता है। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला जो होता है Vf, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं 6 पाई ईटा आर वी, जिसमें ईटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर यहाँ पे क्या है बेटा मेरा, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ बबल भी आप बोल सकते हो, रेडियस ऑफ बबल, ओके बेटा, और v मेरा क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी, v क्या है मेरा, टर्मिनल वेलोसिटी, ओके बच्चा, ओके बेटा, v मेरा क्या 6 पाई, ये विस्कस फोर्स का आपको फॉर्मूला घबराने की कोई बात नहीं है बेटा, आपको फिलहाल सिर्फ ये समझना है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आखिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया कैसे। अगर आपको नहीं बहुत तकलीफ भी हो रही है तो यू कैन स्किप दैट पॉइंट, देयर इज नो इशू, बट जो रिजल्ट आएगा आपको बस वो याद रखना है। ये बस मैं इसलिए बता ताकि आपके नोट्स बहुत अच्छे रहे, आपको आइडिया होना चाहिए हर चीज का कि एक्चुअली हुआ कैसे, यू नो समथिंग फील होना चाहिए आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ओके बेटा, ध्यान से समझो। अब यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, मिल्टन ने क्या किया था, इसको दो तरीके से किया। पहला केस उसने क्या किया, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले केस उसने क्या किया कि यहाँ पे जो वोल्टेज V था, ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज V था उसको एब्सेंस कर दिया। अब समझो बात को बेटा, अगर यहाँ पे कोई अगर ऑयल मॉलिक्यूल होगा तो उसका वेट तो नीचे mg लगेगा बेटा, वेट की वजह से फोर्स mg नीचे लगेगा। और अब देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑयल है तो ऑयल का अपना एक विस्कस फोर्स होगा जो कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा, विस्कस फोर्स का, ठीक है, यहाँ तक बेटा सबको समझ में आया। तो मैं लिख सकता हूँ 6 पाई ईटा आर V1 इज इक्वल टू mg। अब यहाँ पे V1 मैंने क्यों लिखा, V1 मैंने माना टर्मिनल वेलोसिटी इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टर्मिनल वेलोसिटी इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से समझाना बेटा, जब ऑयल ड्रॉपलेट नीचे जाएगा, ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट जब नीचे जाएगा तो विस्कस फोर्स इसका ऊपर लगेगा और इसके mg फोर्स नीचे लगेगा, उसी को मैंने डिटेल में यहाँ पे आपको समझाया, ठीक है। तो आप समझो बात को, ठीक है। अब 6 पाई ईटा आर V1 को, मास m को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, आपने पढ़ा भी होगा, राइट, वेरी गुड। डेंसिटी ऑफ ऑयल रो इनटू 4/3 पाई r क्यूब इनटू g, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है बेटा। अब ये r क्यूब और r क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, मतलब मैं लिख सकता हूँ 9/2, ये 3 ऊपर आ जाएगा, हाँ वेरी गुड, मेरे साथ रहिए, आप समझते रहिए, 9 पाई ईटा V1 बाय डेंसिटी ऑफ ऑयल इनटू g। ये पाई भी साइड आई थिंक कैंसिल हो जाएगा, राइट, पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई भी यहाँ पे आप नहीं लिखिए, बेटर रहेगा, तो 9/2 आप ऐसे लिखिए, 9/2 pi1 डेंसिटी ऑफ ऑयल Γ1 ईटा Γ1 बाय डेंसिटी ऑफ ऑयल इनटू g, हाँ, इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं,
आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ तक बेटा सबको समझ में आया। तो आर को जब मैं यहाँ से हटाऊंगा तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9/2, ये उसने फॉर्मूला दिया था, ठीक है, ये उसने वहां से आर निकाला, ठीक है। ये तो बात कब थी बेटा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं था। जैसे मान लो अगर वोल्टेज ऑन करते हैं और एक्सरे भी यहाँ से जा रहा है, इन मतलब सेकंड केस उसने माना इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसने लगा दिया तो क्या होगा, बात बच्चों ध्यान से समझना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो समझो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि देखो जब यहाँ पे गैस था तो एक्स रेज के आयनाइजेशन होने के चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस में जाके डिपॉजिट हुआ, कहाँ पे डिपॉजिट हुआ, ऑयल मॉलिक्यूल पे, या जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है ना उनके पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। मतलब ऐसा उसने अज्यूम किया, मैं समझा रहा हूँ क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट, आप ये मत सोचना कि सर आप अपने मन से, मैं मेरे मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ, मिलिकन में जो था वही मैं आपको एग्जैक्टली समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज था बेटा, ऑयल मॉलिक्यूल के ऊपर क्या था, चार्ज डिपॉजिट था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मान लो जैसे काम करेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ऑयल के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो समझो इधर मैं आपको फ्रेश में समझा रहा हूँ कि ऑयल ड्रॉपलेट है, इसके ऊपर चार्ज है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, जिसका QE फोर्स ऊपर लगेगा। याद करिए, हाँ वेरी गुड, कल मैंने आपको याद करिए, अगर कोई बच्चा सेशन मिस कर दिया हो या फिर जिसको नहीं समझ, तो कल के मेरी क्लास के आप वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स फील क्या फील करता है उसका फॉर्मूला QE बताया था, मैंने कल भी क्लास में बताया था। तो मैंने बस आपको बोला था, बस ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आप थोड़ा याद रखिएगा, समझना नहीं समझना दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस फिलहाल के लिए बस उस चीजों को याद रखिए। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ चुका है तो इसका मतलब चार्ज Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E है, तो फोर्स क्या फील करेगा प्यारे बच्चों, QE। तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, ऑब्वियस सी बात है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, अट्रैक्ट होगा। अब और यहाँ पे मुझे, यहाँ पे mg फोर्स कहाँ लगेगा बेटा, नीचे लगेगा, वेरी गुड। और ऑब्वियस ऑयल की वजह से विस्कस फोर्स भी कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, सॉरी माय मिस्टेक, क्योंकि अब ये ऊपर जा रहा है तो विस्कस फोर्स कहाँ लगेगा, वेरी गुड, नीचे लगेगा। विस्कस फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, QE बराबर जो होगा mg प्लस 6 पाई ईटा r v2। v2 मेरे लिए क्या हो गया बेटा, फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, v2 मेरे लिए हो गया टर्मिनल वेलोसिटी इन प्रेजेंस ऑफ, टर्मिनल वेलोसिटी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टर्मिनल वेलोसिटी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरे लिए क्या हो गया बेटा, v2 हो गया। और QE बराबर मेरे क्या, अब mg, यहाँ पे देखो क्या मैंने केस 1 में mg को 6 पाई ईटा r v1 माना था, हाँ माना था बिल्कुल। तो क्या मैं mg को लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, 6 पाई ईटा r v1 प्लस 6 पाई r ईटा v2। तो QE बराबर मेरे लिए क्या हो जाएगा, 6 पाई ईटा r v1 प्लस v2। क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, बिल्कुल बोलिए, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ से चार्ज की वैल्यू जो आती है 6 पाई ईटा r v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय e, ये उसने चार्ज की वैल्यू फॉर्मूला बताया था उसने इस तरीके से। और क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा ये किया गया था, मिलिकन के द्वारा किया गया था। तो ऑब्वियस बात है, ये मैंने कल भी बताया था, ये वैल्यू ऑब्वियस जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो ये वैल्यू उसको पता होंगी। तो जो उसने चार्ज की जो मिनिमम वैल्यू बताई, देखो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, देखिए मतलब ऐसा नहीं कि ये बहुत छोटा एक्सपेरिमेंट, अपने जमाने का भी बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था बेटा। और इस बात के लिए मिलिकन को नोबेल प्राइज भी मिले था कि उसने सब, क्योंकि ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताइए अपने आप में एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी बेटा। तो उसने पहला पोस्टुलेट क्या बताया कि भैया, किस पोस्टुलेट 1 कि किसी भी सब्सटेंस पे जो मिनिमम चार्ज बोलते हैं ना, इससे ज्यादा छोटे चार्ज की वैल्यू हो ही नहीं सकती है। तो जो मिनिमम चार्ज उसने बताया बेटा वो था 1.602 10⁻⁻19 कूलम। दिस वाज द मिनिमम चार्ज वैल्यू। अगर किसी सब्सटेंस में कोई चार्ज है तो मैक्सिमम तो देखो कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मिनिमम इतना ही हो सकता है उसके ऊपर चार्ज। तो ये जो चार्ज उसने बता दिया मिनिमम चार्ज वैल्यू उसने
बताया था। यहाँ तक बेटा क्लियर है सबको? ठीक है। जो सेकंड पोस्टुलेट बताया था कि भैया चार्ज है और वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? इंटीग्रल फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा? मतलब आप ऐसा नहीं बोलोगे भैया उस सब्सटेंस के ऊपर 1.5 इलेक्ट्रॉन, नहीं, हमेशा वो चार्ज हमेशा इंटीग्रल नंबर पे होता है। ठीक है, तो उसने बताया था कि कोई भी सब्सटेंस चार्ज मतलब बोल सकते हैं आप इस तरीके से कि अगर किसी सब्सटेंस पे टोटल चार्ज उसने बताया था कि Q इज कैपिटल Q मतलब टोटल चार्ज, किसी सब्सटेंस पे टोटल चार्ज जो रहेगा n इंटू 1.6, आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो 10⁻⁹ कूलम। ये किसी सब्सटेंस पे टोटल चार्ज होता है। या आप इसको, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम किससे मानते हैं? Q बराबर E मानते हैं हम। ठीक है, यहीं से फॉर्मूला जनरेट होता है Q बराबर NE। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया? फिर से मैं समझा रहा हूँ, अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आते कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। ये नहीं सोचिएगा मेरा दिमाग नहीं है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जब आप 11th फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे तो अपने आप ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये बस मैंने आपको फील कराया कि आखिर ये चार्ज की वैल्यू आई कैसे। ओके, इसका जेई से कोई रिलेशन नहीं होता, डोंट वरी। बस क्योंकि कहते हैं अगर आप आईआईटीज वगैरह में जाओगे तो एटलीस्ट आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कहाँ से है, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि ये अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है जिसको हम क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं। इन सब की शुरुआत यहीं से ही थी बेटा। आपने एवेंजर्स गेम में भी देखा होगा, एवेंजर्स एंड गेम में भी क्वांटम फिजिक्स वगैरह, रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने बहुत बार डिस्कशन किया है, बहुत बार क्वांटम फिजिक्स वर्ड निकाला होगा। हाँ राइट, वही क्वांटम फिजिक्स हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आए तो भी आपको बस ये पॉइंट आप याद रखना कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू क्या होती है 1.6, मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू होती है -1.6 10⁻⁹ कूलम। तो दिस वाज योर व्हाट बोलते हैं दिस वाज मिलिकन-नॉर्डर्फ एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ से होप्स आपको पूरा चीज समझ में आएगा, क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अब देखो यहाँ से खेल यहीं से शुरुआत होता है बेटा कि आखिर हुआ, मतलब आप बोलोगे सर ये सब बताया जा रहा है, अब इसका काम क्या है? देखो मैंने कल क्या बोला था, E/m की वैल्यू जो निकाली थी बेटा वो मतलब काफी इंटरेस्टिंग था बेटा। क्यों? उसी से सारी चीजें वैल्यू हमें पता चलती है। कैसे? अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। सारा गेम चेंजर वो E/m की वैल्यू थी बेटा। ओके बेटा, अब मैंने क्या बोला था, E/m की वैल्यू क्यों काम आई, इसके पीछे एक रीजन है। तो यहां से टर्म आता मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आखिर मास इलेक्ट्रॉन का कैसे निकाला जाता है? ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या, समझो बात को। मतलब होता क्या तो हमें पता, बट कैसे निकाला था उसने क्या किया था, E को E/m से डिवाइड किया। E को क्या किया, और आप देखो E क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको क्या मिलेगा, m। E की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, वेरी गुड, 1.602 10⁻⁹ कूलम। ये हमने बेटा वैल्यू निकाली थी, अभी यहाँ से निकाला हमने, राइट। और E/m की वैल्यू, कल के वैल्यू मैंने क्या बताया था, वेरी गुड, क्या था, 1.76 10⁻11 कूलम पर केजी। ये बेटा वैल्यू हमने निकाली थी। और यहां से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आती है 9.1 10⁻31 kg। ओके बेटा, समझ में आया सबको? इसलिए E/m की वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट थी, जो यहां से हमें पता चली कि आखिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जिसका नाम था गोल्डस्टीन। क्या नाम था, गोल्डस्टीन या परफोरेटेड, गोल्डस्टीन या परफोरेटेड कैथोड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको बेटा, गोल्डस्टीन या परफोरेटेड कैथोड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, अब उसने किया क्या था, समझो बेटा। गोल्डस्टीन ने क्या किया कि सेम, मतलब एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट सेम था, थोड़े बहुत उसने क्या किए थे, चेंजेस किए थे। उसने क्या किया, एक ट्यूब लिया ऐसा, ठीक है, कैथोड ट्यूब लिया जैसा थॉमसन ने लिया था। और फर्क क्या किया, उसने यहाँ पे जो मेटल रखा कैथोड का,
वो परफोरेटेड वाले रेखा है। परफोरेटेड मतलब जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं बेटा, होल्स, छलनी होती है ना आपकी छलनी, जैसे हम चाय छानते हैं तो वो छोटे छोटे होल्स होते हैं, सेम उसी तरीके से उसने यहाँ पे मेटल लिया था और यहाँ पे रखा उसने, ठीक है। ये था मेरा परफोरेटेड, इसी को हम बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड, और ये हो गया मेरा एनोड। ये हो गया मेरा परफोरेटेड कैथोड और ये मेरा हो गया एनोड, ठीक है बेटा। पहले बच्चों सॉरी यहाँ पे साइन चेंज कर देता हूँ मैं, ये ऐसे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो गया मेरे लिए और ये हो गया मेरे लिए नेगेटिव। अब ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। जैसे ही वोल्ट, सेम एक्सपेरिमेंट, मतलब उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए थे, हर चीज कंडीशन सेम रखी थी। प्रेशर ऑलमोस्ट नियरली यहाँ पे क्या था, नियर टू वैक्यूम था, नियर टू वैक्यूम। गैस है इसका मतलब, जीरो नहीं है एग्जैक्टली। कल भी याद करिए मैंने आपको बताया था, जो प्रेशर था 0.01 एटीएम था, कितना था प्रेशर था 0.01 एटीएम, बट ऐसा तो नहीं बोल सकते गैस है ही नहीं, गैस है अभी भी। तो जैसे ही मैंने आपको क्या बोला, कैथोड रे ट्रेवल करेगा, क्या करेगा, आप जैसे वोल्टेज करोगे तो कैथोड रे यहाँ से ट्रेवल करेगा, मतलब सॉरी यहाँ से कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जाएगा। थोड़ा मैं आपको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगा। कैथोड रे कहां से गया बेटा, कैथोड से एनोड की तरफ गया, ठीक है। और उसने क्या किया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये दिखता नहीं है, बट उसने क्या किया, यहाँ पूरे उसको जेडएनएस से उसने क्या कर दिया, कवर कर दिया, और यहाँ पे जेडएनएस का क्या लगा दिया, कोटिंग कर दिया। अगेन यहाँ पे उसने क्या किया, जेडएनएस फ्लोरेसेंस सब्सटेंस, याद है कल मैं बोला कि कोई जेडएनएस पे एनर्जी स्ट्राइक करती है तो ट्विंकल होने लगता है, सेम चीज, सेम एक्सपेरिमेंट है, वो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए उसने। अब सेम एट अ टाइम क्या हुआ बेटा, समझो बात को, कि जैसे कैथोड से एनोड की तरफ निकले, साइमल्टेनियसली एनोड से कैथोड की तरफ भी एक रे एग्जिट ली, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कैनल रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कैनल रेस, या इसको हम बोल सकते हैं एनोड रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एनोड रेस। अब इसका, अब बोले सर ये कैसे हो गया, समझाता हूँ, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। देखो मैंने आपको कल भी बताया था, कैथोड रेस का काम क्या होता है कि कैथोड रे किसी भी अगर गैस के मीडियम से जाता है तो उसको आयनाइज कर देता है, समझना ध्यान से। अब यहाँ पे दो टाइप से, ठीक है, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे। एक तो जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था ये, और यहाँ पे जो उसने गैस लिया था वो गैस लिया था उसने हाइड्रोजन। कौन सा गैस लिया था, हाइड्रोजन गैस लिया था, वेरी गुड। तो जैसे ही एनोड से कैथोड की तरफ गया तो ऑब्वियस बात है हाइड्रोजन गैस जो था, ऑब्वियस बात है मुझे पता है हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। अब समझ लो ध्यान से, क्योंकि ये यहाँ कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे, वो तो कैथोड रेस हो गई भैया, वो तो मैं समझ रहा हूँ सारी बातें, लेकिन प्रोटॉन कहां से निकलेगा, मतलब प्रोटॉन तो मुझे पता, आपने थोड़ा बहुत 10th में पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस के अंदर का, न्यूक्लियस अपने आप थोड़ी ना निकल जाएगा वो, समझिए बात को। जैसे कैथोड से एनोड की तरफ कैथोड रेस गई, कैथोड से एनोड की रेस की तरफ कैथोड रेस गई, तो इसके बीच में जो गैस हाइड्रोजन था वो आयनाइज हो गया, तो ऑब्वियस बात है वही इलेक्ट्रॉन रेस, इलेक्ट्रॉनिक रेस को जो कैथोड रेस बोलते हैं, तो वो तो यहाँ चला गया। अब बचा सेम मैग्नीट्यूड का जो रे था वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तो ऐसा एज्यूम किया गया कि वो एनोड से, ऐसा माना गया कि वो एनोड से जा रहा है कैथोड की तरफ, इस वजह से उसका एनोड रेस नाम गया। तो यहाँ पे गोल्डस्टीन ने बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट दिया एक्चुअली में, ठीक है। वो स्टेटमेंट क्या था कि मान लो यहाँ पे इफ उसने जो पोस्टुलेट दिया, इफ एटम इज अ न्यूट्रल स्पीसीज, इफ एटम इज अ न्यूट्रल स्पीसीज having negative charged electron, then it should have positive charge particle, it should have positive charge particle। और इसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का नाम उसने क्या बोला, प्रोटॉन बोला। क्या नाम बोला उसने, प्रोटॉन। होप्स आपको यहाँ तक दिख रहा होगा बेटा, उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब मैंने आपको फिर से बोल रहा हूँ बेटा कि यहाँ पे
प्रोटॉन जो था वो था एक्चुअली सेम चार्ज बट डिफरेंट मास। समझ बेटा ध्यान से, मैंने क्या बोला, जितना मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रॉन था कैथोड से एनोड की तरफ गया, सेम मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही चार्ज का प्रोटॉन यहां से एनोड से कैथोड की तरफ गया। तो चार्ज सेम हो सकता है, मास डिफरेंट था। अब इसके पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि बेटा यहाँ पे उसने गैस कौन सा यूज किया, कौन सा, हाइड्रोजन। वेरी गुड, कौन सा गैस था यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस था। हाइड्रोजन गैस का मतलब बेटा इसलिए था, सॉरी यार, हाइड्रोजन गैस का मतलब यहाँ पे ये था कि E बाई एम की जो वैल्यू थी हाइड्रोजन की, E बाई एम की वैल्यू जो हाइड्रोजन के लिए उसने निकाला था, ठीक है, वो एग्जैक्टली था कुछ 9.579 10 रेज़ टू 9, 9.579 10 रेज़ टू 7 कूलम पर केजी। ये E बाई एम की हाइड्रोजन की वैल्यू थी। ऑब्वियसली बात, आप खुद से ऑब्जर्व करो कि E बाई एम की वैल्यू जो उसने वहां पे कैथोड रेज में निकाली थी तो वो डिफरेंट थी, क्योंकि वहां पे गैस डिफरेंट था बेटा मेरा, वहां पे गैस जो था वो डिफरेंट था। अब समझो बात को, देन व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन, यहां से स्टोरी बदल जाएगी। अब क्या मैं लिख सकता हूं, सॉरी वो थोड़ा ये माइक ऑन करना भूल गया, बट होप्स आपको आवाज तो मेरी ऐसे भी क्लियरली सुनाई दी होगी। ओके बेटा, चलो यहाँ पे हम पॉइंट कंटिन्यू पे थे। मास ऑफ प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन ये होगा E बाई एम। तो यहाँ पे E था 1.602 10 रेज़ टू माइनस 19 कूलम, और ये था 9.5579 10 रेज़ टू 7 कूलम पर केजी था। अब यहाँ से मास ऑफ जो प्रोटॉन आया बेटा कितना आएगा, जल्दी बोलो, वेरी गुड, कितना आया था, यस 1.6, मतलब 273 ऐसा भी एग्जैक्ट वैल्यू, बट मैं एग्जैक्ट यही लेके चल रहा हूँ, 1.6 10 रेज़ टू माइनस 27 केजी। ये जो मास ऑफ प्रोटॉन आया, गोल्ड स्ट्रिंग नहीं बताया था ये भी चीजें को, ठीक है। अब दो बातें हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है बेटा 1873 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और मास ऑफ प्रोटॉन जो एएमयू में होता है 1.0076 एटॉमिक मास यूनिट होता है। क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एटॉमिक मास यूनिट की जो वैल्यू होती है, ठीक है, मतलब 1 एएमयू जो होता है 1 एएमयू जो होता है 1.67 10 रेज़ टू माइनस 24 केजी, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं डिटेल में मैं आपको मोल कंसेप्ट में समझाऊंगा, बट फिलहाल के लिए याद रखें एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट ही होता है एक तरीके का, मास को जैसे हम केजी वगैरह में करते हैं उस तरीके से ये भी हम एक तरीके का मास का ही यूनिट है। तो फिलहाल आप इतना समझिए, बाकी हम डिटेल में डिस्कशन करें, बट ये टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, 1 एएमयू बराबर जो होता है 1.67 10 रेज़ टू माइनस 24 केजी होता है। वेरी गुड, तो होप सो आपको यहाँ तक तो पूरा समझ में आया होगा। तो मतलब हमने गोल्ड स्टीन ने क्या डिस्कवरी किया था, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास, ठीक है, और क्या आ गया हमारे पास, प्रोटॉन भी आ गया। हमने इलेक्ट्रॉन का भी मास जान लिया, उसके चार्ज जान लिए, हमने प्रोटॉन का भी मास जान लिया, उसके चार्ज जान लिया। अब एक ही बचता है, कौन सा बचता है, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ न्यूट्रॉन की, आखिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, ठीक है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमने जान लिया कि इलेक्ट्रॉन का आखिर कैसे डिस्कवरी, उसका चार्ज, मास, प्रोटॉन, हमने सब चीज डिटेल में समझ लिया कि काम क्या चीज कैसे आया, ठीक है।
अब बात करते हैं हमारा जो लास्ट नेक्स्ट टॉपिक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, एक्चुअली ये जो एक्सपेरिमेंट था बेटा वो चैडविक ने किया था। किसने किया था? चैडविक ने किया था, ठीक है। अब इसमें था क्या, समझो बात को। उसने क्या किया, बेरिलियम 4 और 9, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 4 होता है बेटा, और मास नंबर कितना होता है इसका, 9 होता है, ठीक है। उसने क्या किया, हीलियम, मतलब हीलियम को हम अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं, आगे डिटेल में बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, सब चीज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ऐसा आपका कोई पॉइंट छूटेगा नहीं, डोंट वरी, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और 4, जब ये कंबाइन हुए, मतलब उसका बम्बार्डमेंट करा है, बेसिकली उसने रेडियो एक्टिविटी करवाया था, रेडियो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट, तो यहां से निकला कार्बन और 12। तो देखो 4 + 2 6, यहां तक तो ठीक है। 9 + 4 13 होना चाहिए, बट यहाँ तो 12 ही है, इसका मतलब जरूर एक ऐसा कुछ मतलब होगा जिसमें एक मास होगा, राइट, वेरी गुड। क्या था वो? न्यूट्रॉन था, जिसका एटॉमिक मास यूनिट में जिसका 1 ऑलमोस्ट मानते हैं, ठीक है। सी, अगर आपने इससे पहले मेरा नोट डाउन किया होगा, जिसमें मैंने मास ऑफ प्रोटॉन जो बताया था 1.0076 AMU बताया था, उसी तरीके से इसका जो मास जो बेटा होता है वो होता है ऑलमोस्ट 1.0089। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है 1.0089 AMU होता है। क्या होता है बेटा? AMU। फिर से समझा रहा हूँ, सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, इसीलिए न्यूक्लियस जो होता है हमारा डेंस पार्टिकल होता है। क्या होता है? आगे मैं आपको समझाऊंगा, फिर से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? 1.0089 AMU, सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है बेटा। न्यूट्रॉन क्या है? एक न्यूट्रल पार्टिकल है। तो अब तक हमने क्या सीखा कि भैया न्यूट्रॉन में सब कैसे डिस्कवर हुए, इनका चार्ज, मास, सब हमने अच्छे तरीके से सीखा, ठीक है। अब डिस्कवरी तो हो गई भैया कि एटम में कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल सब हमने सोच लिया। अब स्टोरी ये जनरेटिव, भाई आखिर ये अरेंज किस तरीके से है, समझ बात को। ये तो हमने सिर्फ निकाल है कि भैया कि एटम में कि भैया ये सब छोटे छोटे पार्टिकल और भी है। मतलब देखो डेल्टस यहाँ पे गलत हुआ, डेल्टस ने क्या बोला था कि मतलब एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, तो यहाँ पे उसकी बात तो गलत हो गई है। मैंने आपको पहले दिन भी बोला था कि हम हर थ्योरी का हर पोस्टुलेट फॉलो नहीं करते बेटा, हम कुछ ही थ्योरी का कुछ पोस्टुलेट फॉलो करते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये बात तो गलत हो गई क्योंकि उसने क्या बोला, इसके अलावा कोई पार्टिकल को, मतलब उसके अलावा कोई मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल हो ही नहीं सकता, तो भाई ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवर होने के बाद ये पोस्टुलेट गलत हो गया था। अब कहानी ये अरेंज हुई कि भैया किस तरीके से ये किसी एटम में अरेंज होते, मतलब प्रोटॉन की जगह क्या होती है, न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, सारी बातें थी। अब स्टोरी यहां से जनरेट होती है बेटा, क्या? अब आता है मेन टॉपिक हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अभी तक बेटा हमने क्या सीखा था कि सिर्फ की डिस्कवरी कैसे हुई, मेन टॉपिक हमारा यही है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। अब इसमें भी साइंटिस्ट ने बहुत सारी थ्योरीज दी थी, बट हमें सब तो पढ़नी नहीं, हमें हमारे सिलेबस का पढ़ना है, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला जो थ्योरी दिया था वो था प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, ये इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। ये थॉमसन का दिया हुआ था, किसका दिया हुआ था बेटा? थॉमसन का दिया हुआ था, ठीक है। समझो बेटा, प्लम पड एक डेजर्ट भी होता है, पुडिंग होता है जिसके अंदर बीच में प्लम्स वगैरह होते हैं, डेजर्ट भी होता है, या वाटरमेलन होता है। क्या होता है कि वाटरमेलन जैसे आपका जैसे इस तरीके से है, तो नेगेटिव चार्ज इस उसका ऐसा मानना था। आपने वाटरमेलन खाया होगा, तो मैं ऐसे आपको जनरल भाषा में समझाता हूँ। वाटरमेलन को जब आप कट करते हो तो बीच में देखते हो रेड कलर का मटेरियल रहता है और उसके अंदर ब्लैक सीड्स रहता है, राइट। तो उसने वही माना कि जो रेड कलर का मटेरियल है वो है मेरे लिए पॉजिटिव चार्ज, वो क्या है बेटा मेरा पॉजिटिव चार्ज है, और उसके अंदर ये छोटे छोटे जो बीज हैं वो किसका काम कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज का काम कर रहे हैं। देखो ऐसा कोई उसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था कि ऐसा उसने एक्सपेरिमेंट करके शो किया था, बस उसके ये दिमाग की उपज थी कि भाई हाँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऐसा होता होगा, शायद वैसा उसने मतलब सबसे
हालांकि सबसे पहले थ्योरी उसी की थी, तो बहुत ज़्यादा कामगार सिद्ध नहीं हुई ये चीज़, ठीक है। मतलब मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ कि मतलब आपको रफली समझ में आ जाए। तो ये प्लम पुडिंग मॉडल था, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इन अ क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज particle is distributed, ठीक है। ये उसका मानना था। अगेन मैं बोल रहा हूँ, कोई एक्सपेरिमेंट उसने करके ये नहीं दिखाया था कि भाई ये एटम वाटरमेलन जैसा दिखता है, तो इस बात का ये गलत हो गया। मतलब थ्योरी बहुत ज़्यादा थ्योरी सही ही नहीं थी, क्योंकि देखो इसने न्यूट्रॉन के बारे में तो बताया नहीं कि न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, सिर्फ इसने बताया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, बट ऐसा तो नहीं होता, न्यूट्रॉन भी रहता है उसमें, ठीक है। तो ये जो थ्योरी थी वो गलत कब हुई, जब रदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट आया और उसने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया और फिर उसने बताया कि भाई ऐसा ऐसा होता है। तो आपको मतलब उसने बेसिकली न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो न्यूक्लियस रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया था, तो बेटा अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। और मतलब उसका खुद का ये मानना था, उसने जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट जो उसने किया था, मतलब बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है उस जमाने का, क्योंकि बेटा उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी और यहीं से सारा गेम चेंज हो गया था, क्योंकि न्यूक्लियस से ही सारी चीजें हमें पता चली कि भैया एटम ऐसा होता है वैसा होता है। उसने ऑलमोस्ट जो बताई थी वो कुछ हद तक उसकी सारी बातें सही थी, कंप्लीटली वो भी सही नहीं था, पर कुछ हद तक वो सही था। ओके, ठीक है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक